चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट, लास्ट मूवमेंट ऑफ द। इससे पहले आप मतलब इससे पहले के सारे आप लोग ने इवेंट्स कर लिए हैं। स्वदेशी मूवमेंट देख लिया है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देख लिया है, सीडीएम मूवमेंट देख लिया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो देख लिया है। अब लास्ट आपका मूवमेंट जो हुआ था, इसके बाद सीधी आज़ादी आ जाती है, क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं एक इवेंट वाइज दिखाऊंगा, पहला इवेंट कौन सा था, दूसरा इवेंट कौन सा था, तीसरा इवेंट कौन सा था, ऐसे करके मैं आप लोग का दिखा दूंगा। तो क्योंकि यूपीएससी ने क्रोनोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें पूछी हुई है, तो आप लोग को पता होना चाहिए वो सब चीज़ें, वो मैं आप लोग को क्रोनोलॉजिकली दिखा दूंगा। एंड फिर वी विल वाइंड अप। आपका मॉडर्न इंडिया यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जो छोटे मोटे टॉपिक्स रहेंगे, आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं दो दो तीन तीन टॉपिक्स को एक में क्लब करके एक वीडियो बना दिया करूँगा, क्योंकि अब बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाएंगे। तो उनमें मतलब इतना वीडियोस बन नहीं पाएगा। 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट का वीडियो बनेगा तो वो मतलब नहीं है, बेवजह टाइम पास होगा। तो बेटर है कि आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं उनको सबको क्लब करके एक बड़ा बड़ा वीडियोस बना दूंगा। ओके, एंड देन वी विल मूव टू वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड फिर उसके बाद हम लोग पॉलिटी पे जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। चलिए, फर्स्ट बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड क्या था कि उस समय 1940 की बात हो रही है, ठीक है। 1942 में आपका क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया जाता है, 8 अगस्त, ठीक है। 8 अगस्त 1942 को इसको पास किया जाएगा। 1942 का से आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि 1939 में आप लोग का सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। एंड 1942 वाज द पीक टाइम ऑफ दिस क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इस समय ही वर्ल्ड वॉर का पीक टाइम रहता है, और बहुत ज़्यादा त्रासदियाँ समझिए कि 39 से लेके 42 तक, मतलब लगभग 3 साल तक कंटिन्यूसली वर्ल्ड वॉर चला है। तो कितना ज़्यादा लॉस हुआ होगा, कितना इन्फ्लेशन हुआ होगा, कितनी महंगाई बढ़ गई होगी, कितना फूड प्राइसेस ऊपर चले गए होंगे, और फैमिन वगैरह तो छोड़ ही दीजिए। भारत के अंदर उस समय वैसे भी जो सरकार थी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आदमी जिए मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ से खाना उठाओ और ब्रिटेन पहुंचाओ, ये वाला इन लोग का लॉजिक होता था। बस इन लोग का यही रहता था कि कैसे भी हमारे सोल्जर्स लोग खाना पीना खा के एकदम तंदुरुस्त हट्टे कट्टे बने रहे, इंडियंस लोग मरते तो मर जाने दो, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा होता था, मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने लगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ओके, तो उस समय कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। इसमें होप किया जाता है कि एक्चुअली ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया जाता है बाय द अलाइड फोर्सेज, जो अदर अलाइड फोर्सेज यूएसए, रशिया, चाइना, इन लोग की तरफ से दबाव बनाया जाता है कि भाई आप क्या करो कि इंग्लिश जो इंडियंस हैं उन लोग से मदद मांगिए। अभी इंडियंस लोग खुल के बाहर आ नहीं रहे, उन लोग आपकी लड़ाई में शामिल हो नहीं रहे। आप जो अपने दबदबा के वजह से या अपनी मतलब रुतबे की वजह से जो इकट्ठा कर पा रहे हो, लेकिन पूरी तरीके से जनता आपके साथ नहीं है, मतलब ब्रिटिश लोग की बात हो रही है। तो दैट इज़ वाई यूएसए, चाइना, रशिया, फ्रांस, ये सब सब चाह रहे थे कि इंग्लैंड अपने इंडियन साथियों का मदद ले, इंडियन पीपल लोग का मदद ले, और उनका उपयोग, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज तो कुछ नहीं थी, मैन पावर जो है उनका यूज़ करे और हमारी तरफ से लड़ने में मदद करे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यही हो रही थी कि भाई इंडियंस लोग जो मांग कर रहे थे वो मांग कर रहे थे कि हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, स्वराज दे दो, और फिर उसके बाद आप जहाँ बोलोगे हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। हम लोग को भी फासिस्ट फोर्सेस पसंद नहीं है, हम लोग भी हिटलर का साथ नहीं दे सकते, हम लोग कोई फैसिज्म पसंद नहीं है, हम लोग को भी हिटलर, इटली वगैरह के खिलाफ ही हम लोग को लड़ना है। लेकिन उससे पहले आपको हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमारा स्वराज लौटाना पड़ेगा। आप स्वराज लौटा दीजिए, हम लोग आपका आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है, हम लोग खुद भी लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम वही हो रही थी कि भाई ब्रिटेन कभी नहीं चाहता था कि वो इंडिया जैसी कॉलोनी को, जिसमें इतना ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा था, इतना मैन पावर आ रहा था, इतना रिसोर्सेस वगैरह भरा पड़ा था, वो अब छोड़ दे, और क्या बोलते हैं, उनको मतलब आज़ाद कर दे। और फिर उसके बाद, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि भाई मतलब जैसे कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ तो उसके बाद हम लोग ने कंटिन्यू किया है इंडिया के ऊपर, और क्या बोलते हैं, राज किया, और ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ से रेवेन्यू उठाया, वो और ज़्यादा उसका एक्सप्लॉयटेशन किया। लेकिन अब अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर से हम लोग को जब रिकंस्ट्रक्ट करना होगा इंग्लैंड को, तो हम लोग रिसोर्सेज कहाँ से चोरी कर सकते हैं, हम लोग इंडिया से चोरी कर सकते हैं।
दैट इज़ वाई इट वाज नॉट, मतलब वो उनका कोई भी पॉलिसी में नहीं था कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दे। ठीक है, तो इन लोग ने अल्टीमेटली एक बहुत ही मतलब दिल पे पत्थर रख के वैसा करके इन लोग ने एक क्रिप्स मिशन भेजा भारत में, क्रिप्स मिशन भेजा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा, और उनसे कहा कि भाई आप डोमिनियन स्टेटस की बात करिए, इनसे इनसे बोलिए कि एक बार आपका वॉर खत्म हो जाए, आपका जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है वो खत्म हो जाए, तो उसके बाद आप लोग को डोमिनियन स्टेटस के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करेंगे। ठीक है, हम लोग बात करेंगे, ये भी बता देता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं कि आप लोग को डोमिनियन स्टेटस दिया ही जाएगा, आप लोग को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करेंगे, विच विच विल बी आफ्टर द वॉर। ठीक है, आफ्टर द वॉर अभी कुछ हम लोग ने कुछ मतलब इसके बारे में कोई रूपरेखा तैयार नहीं किया, आप लोग को मतलब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, मे बी पॉसिबल आफ्टर द वॉर हम लोग इसका करेंगे, और उस पर हम लोग बात करेंगे कि आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि आपको डोमिनियन स्टेटस देना है कि नहीं देना, नहीं देना है तो नहीं देना, कैसे नहीं देना, और अगर देना है तो किस रूप में देना है, ये सब चीज़ें उस पर बात करने था। मतलब एक्चुअली में इन लोग का मंशा कुछ नहीं था। ठीक है, ये उस समय के लीडर्स लोग ने समझ लिया और उन लोग ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया, ना 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 पापा, अब तो आप मतलब डोमिनियन स्टेटस की बात ही मत करो, हम लोग डोमिनियन स्टेटस तो 1916 1970 वगैरह में ज़्यादा मांगते थे, अब हम लोग ने 1929 के बाद से जो मांगा है तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमारा स्वराज मांगा है, तो अब हम लोग को चाहिए स्वराज, अब हम लोग को चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आपका ये जो डोमिनियन स्टेटस है ना वो आप लेके जाइए और किसी और को दीजिए, हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन का पूरा जो मिशन था वो डिमिशन हो गया, वो फेल हो गया। ओके, नेक्स्ट, जापानीज जो थे वो तेजी से एडवांस कर रहे थे इंडियन बॉर्डर्स की तरफ, एंड जापानीज वाज द फैक्टर जो एशिया में बहुत तगड़ी तरीके से लड़ाई कर रहे थे। आपका चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, रशिया का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, इंडिया की तरफ उन लोग तेजी से बढ़े चले आते हैं। इनफैक्ट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी सारे आइलैंड्स वगैरह उन्होंने अपने अंदर ले लिया था, अंडमान निकोबार को पूरी तरीके से अपने अंदर ले लिया था। अंडमान निकोबार का उन्होंने नाम भी चेंज करवा दिया था बाद में, मतलब सुभाष चंद्र बोस जी उसको चेंज कर देते, खैर सॉरी, शहीद द्वीप एंड स्वराज द्वीप करके नाम दे देते हैं। खैर उसमें नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि जापान इतना आगे आ जाता है तो इस ये मतलब ये एडवांसमेंट देख के हालत ख़राब हो जाती है इंग्लिश लोगों की भी, और साथ ही साथ इंडियंस की भी हालत ख़राब हो जाती है कि भाई जापान जब आएगा तो वो तो बहुत ही ब्रूटल और फैसिस्ट रिजिम लेके आएगा, वो तो मतलब काफ़ी खतरनाक है। जापानीज जो रिजिम था वो मतलब अपने एक्सप्लॉयटेशन एंड अपने अत्याचारों के लिए वर्ल्ड फेमस था, उसको मतलब अगर कोई ओलंपिक्स होता था अगर अत्याचार करने में, तो ओलंपिक्स में वो तो मुझे लगता है कि गोल्ड मेडल का भी बड़ा वाला गोल्ड मेडल लेके आता। ठीक है, इतना खतरनाक वहाँ पे चलता था, तो इंडियंस भी डर गए थे और ब्रिटिश तो डर ही गए थे, उन लोगों की तो हालत ही पहले से ही खराब थी। ठीक है, तो ये एक इवेंट था। सेकंड थिंग, प्राइजेस और फूड सप्लाईज की शॉर्टेज और प्राइजेस की राइज। ठीक है, ये तो प्रॉमिनेंट थी क्योंकि भाई जो भी यहाँ पे उगता था एक उसका बड़ा हिस्सा इंग्लिश गवर्नमेंट यहाँ से उठाती थी और लेके चली जाती थी सीधा सीधा अपने यहाँ के लोगों को खिलाने पिलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट ओपिनियन विद इन द कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर भी डिफरेंट ओपिनियंस हो रहा था। फॉर एग्जांपल आप लोगों को बता दूं तो गांधी जी सिंपल सिंपल बोल रहे थे कि भाई हम लोग को ब्रिटेन का साथ देना चाहिए फॉर टाइम बिंग, क्योंकि ब्रिटेन जो लड़ रहा है वो किसके खिलाफ लड़ रहा है, फैसिस्ट रिजीम के खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है, फैसिस्ट रिजीम के खिलाफ लड़ने का जो काम है ये बहुत अच्छी तरीके से करेगा, इसके लिए हम लोग को इसकी मदद करनी चाहिए। एंड सिंस इट इज़ द गवर्नमेंट, इट इज़ आवर गवर्नमेंट, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं इन लोग, तो हम लोग को इनकी मदद करनी चाहिए। बाद में हमारे मतलब भले व्यवहार को देख के इन लोग हो सकता है हमारे लिए कुछ अच्छा व्यवहार मतलब कुछ अच्छी चीज़ें कर दे। ओके, नेक्स्ट, आपके एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो ये एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, वो बोल रहे थे कि भाई आपको ये सपोर्ट करना और विद्रोह करना से कोई लेना देना नहीं, ये अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की है, इंडिया को फ्रीडम दिलाने की। ये अपॉर्चुनिटी आप लोग ये देख रहे हो कि भाई हम लोग को ब्रिटेन को सपोर्ट करना है कि नहीं सपोर्ट करना है, ये आप लोग सोचिए ही मत, ये अपॉर्चुनिटी है हम लोग को इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए। हम लोग का राइट नाउ हमारा कंसर्न ये होना चाहिए कि बाहरी ताकत अगर हमारे पास आ रही है तो उनसे मदद लीजिए और इंग्लैंड को हराइए, यहाँ से ब्रिटेन को हटाइए, भगाइए, ब्रिटिश पीपल्स को यहाँ पे यहाँ से हटाइए और इंडिया को अपना रीगेन कराइए, भले उसके लिए किसी भी हद तक जाना हो, चाहे ब्रिटेन का साथ देना हो, चाहे ब्रिटेन का साथ दो, नहीं तो अगर जर्मनी के साथ से ऐसा होता तो जर्मनी का साथ दो, या जापान का साथ होता तो जापान का साथ दो, किसी का भी साथ दो, लेकिन अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि हम लोग को स्वराज मिलना चाहिए, हम लोग को ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, बीच में थे क्या बोलते हैं जिनका मतलब आपके इन दोनों के बीच में जिनका थॉट था वो थे नेहरू जी। ठीक है, नेहरू जी का थॉट ये था कि भाई हम लोग राइट नाउ
हम लोग को मतलब हमारा अल्टीमेट गोल तो ब्रिटेन को सपोर्ट करना ही होना चाहिए, लेकिन फिलहाल जो ब्रिटेन हमारे साथ कर रहा है वो भी सही नहीं है। ब्रिटेन हम लोग को अपने अधीन रखा हुआ है और हम लोग को कुछ राइट्स वगैरह भी नहीं दे रहा है, हमारा एक्सप्लॉइटेशन भी कर रहा है और हमसे सपोर्ट भी मांग रहा है, ठीक है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है कि भाई ब्रिटेन पहले हम लोग को आज़ादी दे, पहले हम लोग को ये आज़ादी दे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे, उसके बाद हम लोग से ये जब मांगेगा कि भाई हमारा सपोर्ट करते हो कि विद्रोह करते हो, तो हम लोग अपना मंशा बताएंगे, जो कि मोस्टली हम लोग सपोर्ट ही करने के लिए रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग किसी भी तरीके से, हम इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है तो हम लोग इनकी सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को ज़रूरत है इंडिपेंडेंस की, इंडिपेंडेंस मिलेगी तभी हम लोग इसका इनका सपोर्ट कर सकते हैं या फिर विद्रोह कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, सीबीसी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि भाई हम लोग किसी भी फॉरेन फोर्सेस का जो भी भारत के अंदर मतलब एडवेंट करेगी, भारत को कैप्चर करने की कोशिश करेगी, उसको नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन तरीके से हम लोग उनके खिलाफ विद्रोह करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब अगर कल को जापान भारत के ऊपर राज करने के लिए आ ही जाता, तो इन लोग क्या बोलते हैं, सीडीएम उनके खिलाफ चालू कर देते। ओके, नेक्स्ट, गांधी जी को, मतलब गांधी जी ने मतलब अल्टीमेटली काफ़ी वेट करने के बाद 39 से वो वेट करे आए थे, लोगों के अंदर के पल्सेस वगैरह पड़ रहे थे, समझ में आ रहा था उनको कि डिसकंटेंट हो रहा है, क्योंकि फूड प्राइसेस राइज कर रहे थे, कॉमन पीपल को तो यही इफेक्ट करता है कि भाई खाने पीने के दाम कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कितने घट रहे हैं, कितनी महंगाई आ रही है। ओके, गांधी जी ने फिर अपने मतलब वहाँ पे बॉम्बे में एक सेशन में बोला कि भाई अब मेरे दिमाग में पूरा, आई हैव मेड अप माई माइंड कि अब मैं ब्रिटिश लोगों से साफ साफ कहूंगा कि ब्रिटिश क्विट इंडिया, ठीक है। प्लीज आप इंडिया छोड़ के चले जाइए, नहीं तो फिर अब बुरा होगा। अब हम लोग आपका किसी भी तरीके से सपोर्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है। अब नाउ इट इज द टाइम, राइट टाइम टू क्विट इंडिया एंड यू लीव, वी विल सपोर्ट यू। हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं बाद में, लेकिन फिलहाल तो हम आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। और इन केस आप अभी भी इतने निकम्मे हो, इतने मतलब शैतान हो कि आप लोग को नहीं जाना है, तो हम लोग आपके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्टिंग करेंगे। ओके, बाकी नेहरू जी का तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे। ओके, इनका कंसर्न ये भी था कि भाई इंपेरियलिस्टिक ब्रिटेन है, ठीक है। अगर इसके खिलाफ हम लोग बोलते हैं तो एक तरीके से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपेरियलिज्म के खिलाफ होगा, जो कि सोशलिस्ट ऑर्डर के लिए सही था। सोशलिस्ट ऑर्डर के लिए नेहरू जी माने जाते थे, नेहरू जी वॉज ए वेरी वोकल सोशलिस्ट। तो इन्होंने कहा कि भाई इंपेरियलिज्म के खिलाफ हो रहा तो ये तो अच्छी चीज़ है, लेकिन राइट नाउ अगर मैं ब्रिटेन का सपोर्ट भी करता हूँ, तो मैं सोशलिज्म को, जो कि आपका यूएसएसआर और चाइना है, उसको लेट डाउन कर रहा हूँ। जबकि राइट नाउ हमारा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न क्या है कि हम लोग ब्रिटेन को सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये बीच में फंसे पड़े थे। ओके, नेक्स्ट, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है आपके बॉम्बे में, ग्वालियर टैंक बॉम्बे में होता है, और वहाँ पे अगस्त में 8 अगस्त 1942 को ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि इंडिया को क्विट किया जाए बाय द ब्रिटिश, ठीक है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया, इसी को अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं, एंड मतलब अगस्त रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे नामों से इनको पहचाना जाता है। ओके, नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर छोटी सी बात बता दूं, तो इट वाज द मोस्ट मैसिव एंटी इंपेरियलिस्टिक मूवमेंट जो कि आज तक कभी भी लड़ा गया होगा भारत के अंदर, ठीक है। इसने सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं मतलब मासेस जितनी ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किए, उतना कभी पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। एंड सेकेंड थिंग, इट वॉज अ वेरी वायलेंट मूवमेंट, ठीक है। अनलाइक इससे पहले के जो मूवमेंट्स थे, गांधीयन मूवमेंट्स जो थे, वो इतने वायलेंट नहीं थे। उनका मेन ये रहता था कि वी विल फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, ये सब पाथ पे हम लोग चलेंगे। लेकिन यहाँ पे वायलेंस होता है, क्यों होता है आगे बताऊंगा। ओके, इस समय आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब एक चालू होना बहुत इंपॉर्टेंट मतलब माना जाता है। क्यों? फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनलिज्म की इंक्रीज हो रही थी। क्यों? क्योंकि भाई जो भारतीय लोग थे अब एकदम अरोज हो चुके थे। उन लोग को ये समझ में आ गया था कि भाई हम लोग को जो कहा जाता है, हम लोग सुअर है, हम लोग निग्गर है, हम लोग किसी भी मतलब कैटेगरी में नहीं आते, हम लोग एकदम निचले किस्म के घटिया लोग हैं, इस तरीके से। इनफैक्ट आज भी उनके बुक्स वगैरह लोग पढ़ते हैं कि उसमें लिखा रहता है कि भाई इंडियंस लोग तो एक सुई भी नहीं बना पाते थे, क्या बोलते हैं, अपने पूरे इतिहास में इंडियंस ने एक वो सिलाई करने वाली सुई भी आज तक इन लोगों ने नहीं बनाई है। बाकी आप मशीन्स वगैरह तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है।
इस तरीके के बुक्स वगैरह उस समय प्रोपोगेट किए जाते थे, यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाए जाते थे, ठीक है। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। इंडियंस लोग ने मतलब दो बड़े बड़े रिवॉल्ट करने के बाद, तीन बड़े बड़े रिवॉल्ट करने के बाद, इनफैक्ट दोनों वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की बुरी बुरी पिटाई होने के बाद इन लोगों को समझ में आ गया कि भाई ब्रिटेन जो है वो कोई इनविंसिबल चीज नहीं है, ये ऐसी कोई चीज नहीं है कि इसको हराया नहीं जा सकता, इसको थकाया नहीं जा सकता। इट इज वेरी पॉसिबल, हम लोग एकजुट हो जाए तो इनको निकाल बाहर कर ही देंगे, ठीक है। तो इन लोग के अंदर नेशनलिज्म की भावना बढ़ रही थी। एंड अदर थिंग, जो ग्राउंड वर्क हो रहा था गांधीयन मेथड से हो रहा था, या फिर थ्रू दिस बड़ा जो रेवोल्यूशन चल रहा था आईएनसी का, उनके थ्रू जो हो रहा था, मास जागरूक हो रहा था। वो देख रहा था कि भाई रोज न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, आज यहाँ पे मूवमेंट किया जा रहा है, आज वहाँ पे पिकेटिंग हो जा रही है, आज गवर्नमेंट के इस लॉ को हम लोग ने वायलेट करने की कोशिश की, इनको असैसिनेट कर दिया गया। तो एक नेशनलिज्म की भावना धीरे धीरे करके बढ़ ही रही थी, इसको रोका नहीं जा सक रहा था। एंड इट वॉज रीचिंग इट्स पीक। और साथ ही साथ जो ये आपका वर्ल्ड वॉर की वजह से जो प्राइस राइज वे सब चीज़ें हो रही थी, तो लोग अपने अपने में बातें करते थे कि हमारा राज होता तो फिर ऐसी चीज़ें नहीं होती, हमारा राज होता, स्वराज होता, तो शायद हम लोग इस तरीके से भूखों नहीं मर रहे थे, फेमिन को नहीं कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट, लार्ज स्केल डिप्राइवेशन एंड डेथ ड्यू टू वाइड स्प्रेड फेमिन कंडीशन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी बताया कि भाई यहाँ पे ब्रिटिश लोग क्या करते थे, एक खेत में बड़ा कोई भी उपज हुआ तो उसका 80-90% पूरा का पूरा चोरी करके लेके चले, चोरी मतलब उठा के मार पीट के लेके चले जाते थे यहाँ से इनसे, और लेके जाते थे अपने यहाँ के फौज वगैरह को खिलाने पिलाने के लिए लेके जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज स्केल फेमिन के मतलब इतना बड़ा फेमिन हुआ था। बंगाल फेमिन, फेमिन इज द मोस्ट फेमस फेमिन है, आप लोग देखेंगे 1942 का अगर आप लोग सर्च करेंगे तो लगभग लगभग ऐसा कहा जाता है कि 2 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में लोगों की मौतें हुई थी ड्यू टू दिस फैमिन। ओके, दिस इज ए वेरी वेरी ह्यूज नंबर, जो कि अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग कोट करते हैं। तो दैट इज वाई आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना इसने इम्पैक्ट पैदा किया था। बहुत ज़्यादा लोग मतलब भूखों मर रहे हैं यार, भूखों मर रहे हैं। उस समय की फोटोज वगैरह आप देखोगे तो आपको लगेगा कि मतलब वो इंसान नहीं बचे थे, सिर्फ कंकाल बचे थे, उनकी सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ दिखती थी, एक्चुअली में हड्डियाँ दिखती थी, चमड़ी उसके ऊपर चिपकाई जाती थी और वो ऐसे ऐसे मरे पड़े रहते, ठीक है। बहुत ही घटिया चीज़ था। ओके, नेक्स्ट, जापानीज एग्रेशन जो बर्मा मलाया तक आ चुका था, इसकी वजह से लोगों के अंदर और भी ये हो चुका था कि भाई अब तो भाई गड़बड़ तो चीज़ हो ही चुकी है। बट एक होप भी था क्या, कि आज़ाद हिंद फौज जो कि आपकी जापानीज टीम के साथ आ रही है, ये आज़ाद हिंद फौज जो आ रही है, ये हम लोग को बचा लेगी, ये ब्रिटिश लोगों के खिलाफ हमारा मतलब जापानीज एग्रेशन लेके आएगी, और क्या बोलते हैं हम लोग एक मतलब जो ब्रिटिश लोग से लड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो हमारे साथ और एनहांस हो जाएगी, क्योंकि एक फॉरेन पावर और आ जाएगा, और साथ ही साथ हमारी अपनी आज़ाद हिंद फौज भी रहेगी, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके, ब्रिटिश लोग को बाहर निकाल देंगे। ओके, नेक्स्ट, इसी समय पे कम्युनल डिवाइड बहुत तेजी से बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वॉर बढ़ रहा था वैसे वैसे प्राइसेस वगैरह बढ़ रहे थे, तो लोग एक दूसरे को दोष देते थे कि भाई ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने ऐसा कर दिया था, इन्होंने ऐसा किया था क्योंकि ऐसा मांग किया गया था, ऐसे ऐसे चीज़ें एक दूसरे के ऊपर बेवजह का ब्लेमिंग। आप लोग समझ सकते हैं कि अक्सर ऐसा ही होता है हमारे लाइफ में कि कुछ भी गलत होता है तो इंसान पहले अपने आप को छोड़ के दूसरे को देखता है कि इसी की वजह से हुआ है ऐसा वैसा, ठीक है। तो दिस वाज द कम्युनल डिवाइड जो कि कंटिन्यूसली ग्रो करा था कि जो मतलब क्या बोलते हैं एक मतलब एक डिसकंटेंट पैदा होता चला जाता कि भाई आपका ये जो क्या बोलते हैं देश है वो आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये इसके लिए नहीं बना है, ये इस तरीके से डिवीजन होता चला जाता। इसी के अंदर अलग अलग पार्टी जो थी इसका रीप करने की कोशिश करी थी। लाइक मुस्लिम लीग, उस समय स्टेटमेंट्स वगैरह आते थे कि भाई सिंस इंडिया इज नॉट एन इंडिया मतलब मुस्लिम लोगों की कंट्री नहीं है, तो हमारे पास अलग से मुस्लिम कंट्री होनी चाहिए पाकिस्तान नाम की, जिसके अंदर हम लोग आराम से रह सके, वहाँ पे शांति से सुकून से रह सके और अपना ग्रोथ वगैरह दे सके। यहाँ पे हम लोग को मतलब लड़ाई कोई और लड़ रहा है, हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग को पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, हम लोग को खाने पीने के लिए भी नहीं मिल रहा है, और हमारे ऊपर ही सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। सब अपने अपनी कम्युनिटी को फेवरिज्म करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि जैसे मतलब समय आएगा तो यहाँ पे इलेक्शंस तो कराए जाएंगे, और इलेक्शंस में बेनिफिट वही ले पाएगा जो इस समय के जो घटिया समय है, घटिया समय पे जो आप मतलब फेवर अपने ले लोगे, उतना ही आप मतलब उतना सीट्स वगैरह पाओगे। ओके, नेक्स्ट, ये कुछ आपके डेवलपमेंट्स थे जिनकी वजह से सब मतलब अग्रसर हो गए थे कि भाई अब लड़ाई करना ही है, अब कैसे भी करके ब्रिटिश लोगों को यहाँ से निकालना है। ओके, नेक्स्ट, 8th of
अगस्त, ठीक है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन है। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त को गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई करेंगे या तो मरेंगे, ठीक है, ये एक नारा उन्होंने दिया, डू और डाई का नारा दिया। और कहा कि भाई अब इस भारत माँ को या तो हम लोग आज़ाद कराने के चक्कर में मर जाएंगे, अगर या तो फिर हम लोग मतलब करके दिखाएंगे, मतलब या तो फिर हम लोग कर करके मरेंगे, या तो फिर चुपचाप मतलब सहते सहते मरना है तो वैसे ही मर जाओगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई अब हम लोग के मतलब शांति से बैठने का समय नहीं रहेगा, अब मतलब वो नपुंसक लोगों की तरह बैठ के शांति से बैठ नहीं सकते। अब हम लोग को मतलब वो कहते हैं ना कि मतलब अरोज करने की फीलिंग ला रहे हैं गांधी जी, कि भाई अब आप लोग को चूड़ियां पहन के नहीं बैठनी है। मतलब ये मतलब ये सब सिर्फ डायलॉग्स है मूवी के जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसको किसी भी तरीके से अदरवाइज ना लिया जाए। सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मतलब अब हम शांति से चुपचाप बैठेंगे, जो लीडर्स लोग कर रहे हैं, लीडर्स लोग का जो भी आएगा आउटकम वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे गांधी जी आह्वान करें कि हर एक व्यक्ति को आना है, अपना अपना रोल अदा करना है या मरना है, ये काम उनको करना है, ठीक है। ये उन लोग ने, ये गांधी जी ने एक कॉल दे दिया कि भाई अब तो करके ही रहना है, ओके, और ब्रिटिश लोग को यहाँ से बाहर निकाल के ही रखना, ओके। लेकिन 9 अगस्त को भोर के दिन ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक बड़ा मतलब अटैक किया, और जितने भी उस समय के लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स, आपके गांधी जी, नेहरू जी, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, सबको उठा के जेल में डाल दिया, ठीक है। अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में छुपा दिया गया कि यहाँ किसी को पता ना चले। अब 9 अगस्त को जो सेकंड मीटिंग होने वाली थी, ठीक है, 8 अगस्त को उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, एंड 9 अगस्त को जो सेकंड मीटिंग होने वाली थी वहां पे कोई आया ही नहीं, बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूँ, कोई बड़ा लीडर आया ही नहीं। तो यहाँ पे सब लोग के अंदर ये समझ में आ गया कि भाई ये जो हरकत की है ये ब्रिटिश लोगों ने की है। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो आंदोलन जो गांधी जी ने कहा था, कल हम लोग को जो अनाउंसमेंट किया था उन्होंने कि हाँ हम लोग को कुछ करके दिखाना है, उसको वैसा वैसा ही लेके चलना है। अब हम लोग को आगे इसके अंदर अच्छा खासा क्या बोलते हैं, इसको आगे लेके जाना है, और इन लोग को रुला के रखना है, इन लोग को किसी भी तरीके से दिखा देना है कि भाई गांधी जी हो या ना हो, लेकिन उनकी आइडियाज वगैरह रहने वाले हैं, उनके थॉट्स वगैरह इसी तरीके से चलने वाले हैं। अब हम लोग किसी के भरोसे नहीं रुक सकते, ओके। दैट इज वाई क्या हुआ कि जैसे ही मतलब इन लोग वहां पे पहुंचे और इन्होंने देखा कि भाई हमारे लीडर्स वगैरह है ही नहीं, आए ही नहीं, इन लोग को सबको पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। तो इन लोग ने सारे सारे पूरे के पूरे मूवमेंट की जो कमान थी अपने हाथों में ले ली। इसमें जो सेकंड लाइन के जो लीडर्स थे उन लोग आ जाएंगे, और उन लोग लीड करना स्टार्ट करेंगे। मतलब अब गांधी जी रहे या ना रहे, उनके आइडियोलॉजीज है ना, उनके टेक्निक्स है ना हमारे पास, हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे, और जो हमारे मन में आएगा हम लोग वैसा करेंगे, ठीक है। इनफैक्ट इसकी वजह से एक क्या कहा जाता है, जो बाउंडेशन थी, गांधी जी जो एक्चुअली में बाउंडेशन बना के रखते थे कि हाँ भाई सत्य, अहिंसा, इन सब का फॉलो करना है, वो सब टूट गया। क्यों? क्योंकि जो लीडर था वही नहीं है, उसी को सब पकड़ के अंदर ले गए। तो अब हम लोग इस बाउंडेशन को तोड़ देंगे, अपने मन का चीज करेंगे, और किसी भी तरीके से, गांधी जी ने कहा करेंगे या मरेंगे, तो हम लोग किसी भी तरीके से करेंगे या फिर मरेंगे, ठीक है। और हम लोग आजादी लेके रहेंगे, इंडियन ब्रिटिश को क्विट इंडिया करा के ही छोड़ेंगे, ओके। नेक्स्ट, ये सब मैंने बता दिया, ओके। उसी समय पे गवर्नमेंट ऑफ मतलब उस समय जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन लोगों ने क्या किया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत इन लोगों ने पूरे के पूरे कांग्रेस को अनलॉफुल घोषित कर दिया, अनएथिकल, इलीगल घोषित कर दिया। और फिर जहां जहां मतलब ये हो गया कि इनके जितने भी मेंबर्स अगर आपको दिखे तो आप सीधा उनको जेल में डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ओके। नेक्स्ट, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपके बड़े बड़े सेंट्रल, प्रोविंशियल, लोकल जितने भी बड़े लीडर्स थे उन लोग को अनलॉफुल घोषित करने के बाद पकड़ा जाने लगा। तो यंग और जो मिलिटेंट कैडर्स थे, स्पेशली स्टूडेंट्स, जो उस समय के नए नए सोशलिस्ट एक्टिविस्ट वगैरह आ रहे थे, इनफैक्ट वुमेन्स वगैरह भी, जो एकदम यंग एज के थे, उन लोग के दिमाग में आ गया कि भाई अब हम लोग को कुछ करके दिखाना है। बड़े लीडर्स तो गए, अब हम लोग हमारे हाथ में सारी की सारी कमान आ चुके हैं, अब हम लोग को अपने हिसाब से करना है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया कि रिप्रेसिव पॉलिसी भी स्टार्ट कर दिया। क्यों? इन लोग यंगस्टर थे, तो इन लोग को लगता था कि गवर्नमेंट को ये लगा कि भाई इन लोग के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालेंगे तो डर के मारे वापस अपने अपने बिल में घुस जाएंगे, अपने अपने कमरे में घुस जाएंगे। लेकिन यहाँ पे चीजें उल्टी होती चली गई। जहां इन लोग ने सोचा था कि हाँ गांधीयन टेक्निक्स वगैरह या तो यूज करेंगे, या तो फिर बहुत हुआ तो इन लोग थोड़ा बहुत आगजनी तोड़फोड़ वगैरह करेंगे, हम लोग डंडे वंडे मारेंगे और या वापस अपने घर में चले जाएंगे, वो सब सब चीजें उल्टी हो गई। इनफैक्ट गांधी जी के जो मैसेज था, नॉन वायलेंट स्ट्रगल, उसको भी बैकग्राउंड में लग दिया गया। उसको भी बोला कि भाई थोड़े देर के लिए आप ठंडे बस्ते में रहो, इस वक्त तो गांधी जी खुद ही नहीं है, आप लोग आप आपका जो उनका जो मैसेज है वो थोड़ी देर के लिए शांति से जरा ठंडे बस्ते में रखेंगे, अब हम लोग अपने मेथड्स के थ्रू स्ट्रगल पे उतरेंगे, ठीक है।
इतना वॉयलेंट मेथड यूज किया इन्होंने, अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, सैबोटाजिंग रेल लाइंस, टेलीग्राफ वायर, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स, ये सब सब कट पट करके एकदम से रास्ता वास्ता सब एकदम से कम्युनिकेशन वगैरह सब खत्म कर दिया कि भाई अब कोई एक दूसरे को हेल्प के लिए नहीं बुला सकता। अब हर एक एरिया में सब एक दूसरे को मतलब सिर्फ ब्रिटिश लोग को मारना पीटना भगाने वाला काम हो गया, ठीक है। इन लोग के पुलिस स्टेशन वगैरह में आग लगा देना, बिल्डिंग्स वगैरह होती थी इनकी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती थी उनको आग लगा देना, सीधा कोई मतलब नहीं है। अब कोई वायलेंस वगैरह नॉन वायलेंस वगैरह का चक्कर नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा वायलेंस करना है, इन लोग को भगा के रखना किसी भी कीमत पे, ओके। ब्रिजेस वगैरह तोड़ देना। वर्कर्स लोग से कहा गया कि भाई आप लोग स्ट्राइक पे चले जाइए, चुपचाप स्ट्राइक पे कर जाइए, आप कुछ भी आप लोग को काम नहीं करना, देखना है कितना इन लोग लोग के देखते हैं, ओके। नेक्स्ट, इसके वजह से गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा कंट्रोल लॉस कर दिया और कई कई हिस्से पे ऐसा भी हुआ कि कॉमन पब्लिक ने अपने अपने स्वराज वगैरह बना के रखे, कॉमन पब्लिक ने अपने अपने एरिया में स्वराज बना लिया। जैसे सतारा में, सांगली में, यहाँ आपका तामलुक जिला में जातीय सरकार बनाया गया था, तालचेर में उड़ीसा में, आपका बलिया उत्तर प्रदेश में, इन सब में हर जगह पे अपने अपने पैरेलल गवर्नमेंट स्वराज वगैरह बनाए गए, ओके। नेक्स्ट, मूवमेंट जो था इनिशियली तो अर्बन एरिया में स्टार्ट हुआ, मुंबई से स्टार्ट हुआ था, मैंने बताया मुंबई के एरिया में स्टार्ट हुआ। तो इनिशियल रिस्पांस जो था वो अपर लेवल पे था कि हाँ अर्बन सेंटर्स जो है आपके मुंबई, मद्रास और चेन्नई, बंगाल, कोलकाता, ये यही सिर्फ इनिशियल पार्ट में थे कि हाँ अर्बन एरिया का ही मूवमेंट था। लेकिन धीरे धीरे ये ऐसा पर्कुलेट किया रूरल एरिया में कि रूरल एरिया पूरी तरीके से जागृत हो चुका। अब तो हमको मतलब अब हमारे लीडर्स को सबको उठा के जेल में बंद कर दिया इन लोग ने। ऐसे इनकी हिम्मत कैसे हुई, गांधी जी को जेल में बंद कर दिया, ऐसे कैसे इनकी हिम्मत हो गई। सब वो निकल गया अपना अपना मतलब मारने पीटने के तरीके अलग अलग डिवाइस करके। इसमें कुछ रीजन जैसे पंजाब, सिंध, NWF, इस रीजन में थोड़ा वीक रिस्पांस रहा। एंड मतलब अगर एक लॉजिकल आप लोग देखेंगे तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जैसा कि आपका मुस्लिम पार्टिसिपेशन आपके इस क्या बोलते हैं जैसा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जैसा पार्टिसिपेशन था वैसा बाकी मूवमेंट्स में नहीं देखा जाता है। एंड दिस रीजन्स वर एक्चुअली द मतलब जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेशन थी, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, दैट इज वाई यहाँ पे रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम आया था। यस, ऐसा नहीं था कि थोड़ा भी मुस्लिम पार्टिसिपेशन नहीं था। जो इलीट क्लास था उनका पार्टिसिपेशन नहीं था बिल्कुल भी, जो मिडिल क्लास था वो पार्टिसिपेट करा था, एंड जो लोअर क्लास था वो नहीं कर पाता था, ठीक है। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड एक्टिविटी इस समय का आपके 1942 के जो रिवॉल्ट है, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये इसका सबसे बड़ा एक अगर यूनिक चीज देखा जाएगा तो वो है अंडरग्राउंड एक्टिविटी। जैसे गवर्नमेंट ने रिप्रेशन स्टार्ट किया, जितने भी जो सेकंड लाइन के आ गए थे लीडर्स, जैसे कि आपके यहाँ पे लिखे हुए राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, अरुणा असफ अली जी, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पौराणिक, अच्युतराव पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, RP गोयनका, ये सब लोग क्या किए, चुपचाप अंडरग्राउंड हो गया कि भाई अंडरग्राउंड रहेंगे हम लोग को इन लोग पकड़ नहीं पाएंगे तो हम लोग ये मूवमेंट को और आगे तक लेके जा सकते हैं। एंड इनफैक्टली दे डिड सो, ठीक है। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, मतलब बैक चैनल से आर्म्स वगैरह सप्लाई करना, रेडियो वगैरह पे अनाउंसमेंट करना, कोड लैंग्वेजेस इस समय यूज की जाती थी किस तरीके से। इनफैक्ट गवर्नमेंट यूज टू मॉनिटर, कितना मॉनिटर करने की कोशिश करती थी कैसे कैसे, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता था कैसे यहाँ पे मॉनिटरिंग किया जाए, ठीक है। इनफैक्ट इसमें बहुत ही लीडिंग रोल इन्होंने उषा मेहता जी ने रेडियो एस्टेब्लिश करने के लिए किया था, ऑल इंडिया रेडियो। इन्होंने मतलब उस समय आज़ाद हिंद रेडियो उसको कहा जाता था। तो ये मतलब ये सब इनसे क्या कहते हैं, रेडियो पे इन्होंने अनाउंसमेंट करते थे, आज यहाँ पे ये कल यहाँ पे मूवमेंट होने वाला था, आज यहाँ पे मूवमेंट हो गया। उसके कोर्स फ्रिक्वेंसीज वगैरह चेंज करते रहते थे रेगुलर बेसिस पे, ताकि गवर्नमेंट पकड़ ना पाए। ये सब बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कितना क्रूशल समय रहा होगा। और ऐसे समय पे सेकंड इन कमांड के जो भी आपके लीडर्स हैं, इन्होंने ऐसी मतलब इम्पेकेबल कहा जाए कि अपना अदम में साहस दिखाया कि मतलब इसको कोई मतलब गांधी जी भी अगर देखना चाहें, देखते अगर इस चीज़ को तो वो भी मतलब नतमस्तक हो जाता कि कितना इन लोग ने अपने तरफ से डिटर्मिनेशन दिखाया। दो इनके मतलब जो एक्चुअल लीडर्स थे वो सब सारे के सारे जेल में थे, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट
नेक्स्ट इसी की वजह से, सॉरी, नेक्स्ट इसी की वजह से क्या हुआ कि जो आपका क्या बोलते हैं, जो बैकग्राउंड की जो इवेंट चल रहा था या अंडरग्राउंड जो मूवमेंट चल रहा था, वो लास्ट फेज तक देखा जाता है कि कंटिन्यूसली चलता रहता है विद सेम इंटेंसिटी। जैसा वो पहले दिन चला था 9 अगस्त को, वैसा वो लास्ट डे तक वैसी इंटेंसिटी चल रहा था। सबके हाथ में बंदूकें वगैरह पहुंचाना, सबको मतलब असैसिनेशन करना, गोली बारी ये सब पहुंचा वचा के रखना, सबको मोराल को हमेशा बिल्ट अप करके रखने का काम कर रहा था ये अंडरग्राउंड एक्टिविटी। इसी एक्टिविटी ने ही बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, क्या कहा जाए कि वायलेंस क्रिएट भी किया था। इनफैक्ट गांधी जी से उनको जेल में जाके क्या बोलते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग पहुंचते हैं और गांधी जी से बोलते हैं कि आप बोलते हैं नॉन वायलेंट नॉन वायलेंट नॉन वायलेंट, यहाँ पे तो पूरा का पूरा खुल्लम खुल्ला वायलेंट हो रहा है। आप कंडेम करना चाहिए ये सब चीज़ों को कि हाँ आपने स्टार्ट किया एक मूवमेंट और उस मूवमेंट को इतना वायलेंट तरीके से फॉलो किया जा रहा है, आपको तो कंडेम करना चाहिए इसको। गांधी जी समझ गए कि भाई ये हम लोग को उल्लू बनाने की और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो गांधी जी ने बोला कि भाई जो ये कर रहे हैं ना वो एक्चुअली में सही कर रहे हैं, और ये इनका जो रेस्पॉन्स है ये एकदम बेस्ट रेस्पॉन्स है, आपको यही चाहिए। आप लोग इसी के भूत हो, मतलब लातों के भूत हो, आप लोगों को लातों से ही मारना चाहिए। मतलब ऐसा गांधी जी ने नहीं कहा, ये मेरी चीज है। तो मतलब गांधी जी ने यही कहा कि एकदम सही करें और मैं इनका कंडेम किसी भी कीमत पे नहीं करने वाला, बल्कि इट इज अ रेस्पॉन्स टू योर रिप्रेशन। जो आप रिप्रेशन कर रहे हो ये उसका रेस्पॉन्स है, ना कि इनका खुद का क्या बोलते हैं मेथड ऑफ द एजिटेशन। ये मेथड ऑफ द एजिटेशन नहीं है। अगर आप लोग रिप्रेशन वगैरह ना करो तो ये पीसफुल और नॉन वायलेंट तरीके से ही करेंगे, सत्याग्रह को ही फॉलो करेंगे। लेकिन आपने इतना ज़्यादा रिप्रेशन करके रखा है, सारे लीडर्स को जेल में बंद करके रखा है कि दैट इज वाई दे आर फोर्स टू गेट वायलेंट। ठीक है, दे आर फोर्स टू गेट वायलेंट, ये गांधी जी का जो ये स्टेटमेंट रहता है। दैट इज वाई ब्रिटिश सरकार समझ जाती है कि भाई इनको समझा के अब कोई मतलब नहीं है, हम लोग चाह रहे थे कि इनके बीच में डिविजन्स बना दें पर वो डिवीजन हो ही नहीं पाता। ओके, नेक्स्ट गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या होता है, वही सीधी सी बात है भाई, सप्रेस करो, किसी भी तरीके से सप्रेस करो, पूरा का पूरा जो पॉपुलर अफसर जो है उसको किसी भी तरीके से सप्रेस करो, अरेस्ट करो, डिटेंशन करो, पुलिस जबरदस्ती गोलियां मारेगी, कांग्रेस ऑफिसर्स को जला दिए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए गए, प्रेस वगैरह को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। इनफैक्ट कैरिंग एनी पैम्पलेट रिलेटेड टू क्या बोलते हैं आंदोलन से रिलेटेड कोई भी पैम्पलेट वगैरह भी आपके जेब में दिख गया, फटा वगैरह भी होगा तो भी चलेगा, आपको जेल में सीधा डालेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तभी घर पे छोड़ेंगे। ठीक है, इनफैक्ट विलेजेस विलेजेस को आग लगा दिया जाता था पूरा का पूरा, एक तरीके से, एक तरीके की अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया किसी भी तरीके से इस आंदोलन को तो कोई भी यहाँ पे जिंदा नहीं रखेगा। वहाँ के जो किसी भी लीडर वगैरह को पकड़ लेते थे तो उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके बिना कपड़े, मतलब बिना कपड़ों के, उसको वो हंटर होता है ना उससे मारते थे पूरी तरीके से। ठीक है, मास फ्लॉगिंग वगैरह किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट लास्टली सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, यही एक लास्ट पॉइंट है। सिग्निफिकेंस देखिए, इस मूवमेंट का सबसे बड़ा जोर जो था वो अंडरग्राउंड मूवमेंट ही था। गांधी जी नहीं थे, इसकी वजह से बहुत सारे इसमें चीज़ें नहीं हो पाई थी। लेकिन क्या बोलते हैं, जैसा भी हुआ ये बेस्ट अपना पॉसिबल था। ओके, इस मूवमेंट ने ये दिखा दिया, लोगों को समझा दिया, सिखा दिया, इन लोगों को ही साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी सिखा दिया कि भाई हमारा विल आप लोग समझ जाइए, हम लोग क्या चाहते हैं। इस समय का जो हमारी अलग अलग कम्युनिटीज भले हैं, लेकिन हमारा जो स्टैंड है वो हमारा जो मतलब हमारा जो एक्चुअली एसेंस ऑफ द माइंड, मेरे मन की जो बात है वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि भाई हम लोग आपका रूल नहीं चाहते, अब आप लोग को हम लोग नहीं देखना चाहते, अपने आसपास देखना भी नहीं चाहते। ओके, नेक्स्ट, इसने एक स्पिरिट ऑफ एंथुसियाज्म पैदा कर दिया ऑर्डिनरी पीपल के अंदर भी कि भाई अब क्या था, लीडर्स तो गायब, लीडर्स सारे के सारे गायब थे, जेल में थे, और ऑर्डिनरी पीपल लोग ने इतना नाक में दम कर दिया था इन लोग के अंदर कि इन लोग के अंदर से डर ही खत्म हो गया था कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी क्या, जैसा मारेगी ना, जेल में बंद कर देगी ना, ये तो हम लोग वैसे सत्याग्रह में तो करते ही थे, उससे बेटर है कि ऐसे मार मार के उनको मरेंगे ना, ऐसे मार के। वैसे ही गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो हम लोग कर करके मरेंगे। ओके, पैरेलल गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश किया गया उसने एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया इंडियंस के अंदर भी, और साथ साथ डर पैदा कर दिया ब्रिटिश लोगों के अंदर कि भाई अब तो इन लोग गवर्नमेंट बना सकते हैं। और जो यहाँ के लोकल लोग थे वो समझने लगे कि भाई हम लोग भी तो अपना गवर्नमेंट बना के चला रहे हैं, देखिए हम लोग ने इस इतने बड़े आंदोलन के दौरान हम लोग ने यहाँ यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट्स बनाई, उसको चलाया भी। इनफैक्ट बहुत सारे पैरेलल गवर्नमेंट्स तो ऐसे भी थे जिन्होंने
मिंटिंग भी की, मतलब सिक्के वगैरह चलाए अपने नाम से, रिजर्व बैंक वगैरह एस्टेब्लिश किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए, पोस्टल सर्विसेज को अपग्रेड किया, बहुत मतलब बहुत अच्छा अच्छा इनिशिएटिव्स लिया गया। तो उन लोगों ने देखा कि भाई एक्चुअली में जो गवर्नमेंट बोलती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बोलती है कि इंडियंस आर नॉट फिट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, ये गलत चीज़ है। इंडियंस आर फिट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर नॉट गिविंग अस द राइट टू एडमिनिस्टर देमसेल्फ, ठीक है। दैट इज वाई इनके दिमाग में आ गया, इंडियंस के दिमाग में आ गया कि भाई हम लोग तो भाई एकदम अच्छी तरीके से अपना सिस्टम चला सकते हैं, ये जानबूझ के हम लोग को नहीं दे रहे हैं ये सारी पावर्स। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट की तरफ जो थोड़ी बहुत लॉयल्टी लॉयल्टी बची थी कुछ लोगों के अंदर, वो भी पूरी तरीके से मतलब वो मटिया मेल हो गया कि भाई आप सब लोग के दिमाग में आ गया कि भाई जब क्या बोलते हैं लीडर्स लोग को इन लोग ने पकड़ लिया और मतलब हम लोग पीसफुली काम करने के जा रहे थे, तो इन लोग ने उसके ऊपर भी सीवियर रिप्रेशन किया, गोलीबारी चला, मतलब गोली चला देना निहत्थे लोगों के ऊपर, उन लोग को मास फ्लॉगिंग करना, पूरे के पूरे विलेज को आग लगा देना। ये सब चीज़ें क्या है, ये सब अनसिविलाइज्ड व्यक्तियों की चीज़ें दिखाते हैं, और इन लोग हम लोग को क्रिप्स मिशन वगैरह भेज के बोलते हैं कि भाई हम लोग ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा चीज़ें कर देंगे, इन लोग कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए अनभल करेंगे, मतलब ये गलत ही करेंगे हमारे लिए जो भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट, इसी की वजह से मूवमेंट ऑफ द ट्रूथ वॉट एस्टैब्लिश कि भाई अब तो इंडिया को रूल करना पॉसिबल नहीं है, जब तक इंडियंस नहीं मांगते, इंडियंस नहीं बोलते, तब तक आप इनको रूल नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए। ओके, दैट इज वाई डिमांड फॉर द इंडिपेंडेंस और ज़्यादा ग्रो होने स्टार्ट करेगी, ठीक है। और हम लोग के दिमाग में अब यही आ जाता है कि भाई क्विट इंडिया का मतलब ये है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ के जाओ आप लोग यहाँ से, हम लोग को अपने भरोसे छोड़ दो। तो अब हम लोग को कंप्लीट इंडिपेंडेंस से कम कुछ चाहिए ही नहीं, आपका कुछ भीख का टुकड़ा वगैरह नहीं चाहिए, कम ये डोमिनेंट स्टेटस वगैरह दे दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वो सब मुझे चाहिए ही नहीं, आप दोगे क्या के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन पीपल के अंदर एक हीरोइज्म, मिलिटेंसी की भावना अच्छी तरीके से उभर के चली है। क्यों? क्योंकि अब उनको दिख रहा था भाई हम लोग अपने से भी लड़ सकते हैं और लीडर से तो भी लड़ सकते हैं, और मतलब हमारे अंदर ये शक्ति तो आई गई है कि चाहे गवर्नमेंट कितना भी रिप्रेशन कर दे, हम उनका आसानी से उनको झेल सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। ओके, लास्टली, कांग्रेस लीडरशिप ने कंडेम भी नहीं किया और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लिया, लेकिन इसी की वजह से ये बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल इसने क्या बोलते हैं डर पैदा कर दिया आपके ब्रिटिश लोगों में कि बस इसके कुछ ही समय बाद, लगभग 5 साल के बाद ही आज़ादी हमारे हाथों में आ जाती है। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा लगभग इसी टाइम पे, तब तक पढ़ते रहे, थैंक यू वेरी मच, चलिए।